Namaste you all. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Oja sir. And in this video we are going to discuss on some important questions. आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। और इस पे हमने एक वीडियो और पहले भी दिया आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। ये दूसरा पार्ट है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आइए शुरू करते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखें। और मैं बीच बीच में बताऊंगा कीवर्ड कहाँ कहाँ हैं जिनको याद रखकर आप अपने एग्जाम में आंसर को आराम से लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन के प्रोसेस को ब्रीफ में आप लिखें। तो इसके कई पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि आफ्टर द फेलियर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑफ 1848 के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के असफल होने के बाद नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर वाइड स्प्रेड एमंग मिडिल क्लास जर्मनी के मध्यम वर्ग के लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना व्यापक रूप से बढ़ने लगी थी। लेटर ऑन, बाद में ऑटोमन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रसिया के चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क ने लेड द मूवमेंट ऑफ यूनिटी ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेसी। जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए जो मूवमेंट हुआ उसमें इसने नेतृत्व किया। ये दो नाम आप जरूर याद रखें। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहले पॉइंट का कीवर्ड है और सेकेंड पॉइंट का कीवर्ड है ऑटोमन बिस्मार्क। थर्ड पॉइंट है, ही फाउट 3 wars फॉर ओवर 7 years विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। उसने 3 युद्ध किए 7 वर्षों के अंदर, किससे? ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से। और इस तरह से जर्मनी के यूनिफिकेशन के काम को पूरा किया। आप याद रखें यहाँ पे कि 7 वर्ष में उसने 3 युद्ध किए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। ये इसका कीवर्ड है, आप याद रखेंगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अंतिम पॉइंट इसका है, इन जनवरी 1871 में द प्रशियन किंग कैसर विलियम फर्स्ट, प्रसिया के किंग कैसर विलियम फर्स्ट को वाज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर इन वर्सेलिज। और कैसर विलियम फर्स्ट को जर्मन सम्राट चुन लिया गया वर्सेली में। ये घोषणा हुई वर्सेली में। तो आप याद रखें कि जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद कैसर विलियम फर्स्ट को वहाँ का एम्परर चुना गया। आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो ये इस चौथे पॉइंट का कीवर्ड है। आप केवल कीवर्ड याद रखें, आपका आंसर तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन के प्रोसेस को आपको यहाँ लिखना है। तो इसके आंसर हैं, पॉइंट नंबर 1, इटली हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन लाइक सम अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप के अन्य देशों की तरह इटली का भी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा इसका, वह रहा फ्रेगमेंटेशन का, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था पूरा ये प्रदेश। दूसरा है, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states ऑफ विच ओनली सर्डिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाई इटालियन प्रिंसली हाउस। यह 7 स्टेट्स में बटा हुआ था और इसमें केवल एकमात्र ऐसा स्टेट था सर्डिनिया पिडमोंट जहां केवल इटली के प्रिंसली हाउस का शासन था। बाकी जगह इटली के प्रिंसली हाउस के शासन नहीं थी। अगला है पॉइंट नंबर सी, रोल ऑफ मैजनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद जरूर रखेंगे कि इटली के यूनिफिकेशन में मैजनी का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, आप जरूर लिखें ताकि आपको पूरा मार्क्स मिले। रोल ऑफ मैजनी में अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि रोल ऑफ मैजनी को एक्सप्लेन करें, तभी आपको ये आंसर आपके काम आएगा। या मैजनी पर अगर लिखने आता है शॉर्ट नोट्स, तो भी आपके आंसर के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, जोसेफ मैजनी या जोसेफ मैथ्सिनी वाज ए यंग रिवोल्यूशनरी ऑफ इटली। जोसेफ मैथ्सिनी इटली का एक नौजवान क्रांतिकारी था। हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट नेशन स्टेट, जो उदारवादी राष्ट्रवाद की भावना से पूरी तरह प्रभावित था। इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो डिफरेंट मोनार्कीज ही गॉट हिमसेल्फ एसोसिएटेड विथ ए सेक्रेट सोसाइटी नेम्ड एज कार्बोनरी। उसने मोनार्की सिस्टम को हटाने के लिए अपने आप को कार्बोनरी नामक सेक्रेट सोसाइटी का सदस्य बनाया। तो आप याद रखें कि पहले पॉइंट में था कि वह एक यंग रिवोल्यूशनरी था इटली का। दूसरे पॉइंट में कीवर्ड है कि उसने कार्बोनरी को ज्वाइन किया। तीसरा पॉइंट है, ही हिमसेल्फ एस्टेब्लिश्ड यंग इटली इन वर्सेलिस एंड यंग यूरोप इन बर्न। और इसमें क्या है
कि उसने यंग इटली की स्थापना की मार्सेलिस में और यंग यूरोप की स्थापना की बर्न में। ये दोनों थी सेक्रेट सोसाइटी विद द लाइक माइंडेड यंग मैन ऑफ पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। और इसमें पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन के उसकी जैसे सोच वाले नौजवान शामिल हुए। अगला पॉइंट इसका है, he believed that God had intended nation to be the natural units of mankind and led a revolt to unify Italy in 1831 at Liguria। उसको विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी और इसके लिए उसने एक रिवोल्ट किया 1831 में लिगोरिया में। Though he failed, but his ideas later inspired Cavour, who unified Italy in the second half of the 19th century। हालांकि वह अपने इस विद्रोह में असफल रहा, लेकिन उसकी आइडियाज़ ने बाद में काबूर को इंस्पायर किया, प्रेरित किया और उसने 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इटली की यूनिफिकेशन में अपना भरपूर सहयोग दिया। अगला प्रश्न है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के प्रोसेस को आप लिखें। तो इसका आंसर है, ऑल एथनिक ग्रुप लाइक इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ब्रिटिश आइसलेस में जो अलग अलग एथनिक ग्रुप थे जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, इन सभी के अपने अलग अलग कल्चर और अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड पावर ऑफ द इंग्लिश नेशन हेल्प्ड ब्रिटेन इन एक्सटेंडिंग देयर पावर ओवर द अदर नेशन। इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी थी इंग्लैंड की, उसने इंग्लैंड को, ब्रिटेन को मदद किया कि वह अपने पावर का एक्सटेंशन करे और इंग्लैंड को अपने पावर के एक्सटेंशन में और दूसरे राज्यों पर अपना डोमिनेंस बनाने में इंग्लैंड की प्रॉस्पेरिटी ने उसकी मदद की। तीसरा है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन बना और इसके द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में मिल गए और इस तरह से यूके का फॉर्मेशन हुआ। इन 1801 आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूके और 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूके में मिला लिया गया। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें कि इंग्लैंड ने अपनी प्रॉस्पेरिटी के बल पर अपने पावर का एक्सटेंशन किया। दूसरा है, स्कॉटलैंड के साथ उसने एक्ट ऑफ यूनियन किया 1707 में और यूके बनाया। और तीसरा कि आयरलैंड को फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट किया गया यूके में 1801 में। अगला पॉइंट है, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वेर प्रमोटेड। और अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए एक नया फ्लैग जो था ब्रिटिश फ्लैग, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, नेशनल एंथम को प्रमोट किया गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग, और जो इंग्लिश लैंग्वेज था उसको प्रमोट किया गया। तो इस तरह से ब्रिटिश डोमिनेंस को बढ़ाया गया और एक यूके का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें अलग ढंग से आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहीवल और रिवोल्यूशन। ब्रिटेन में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन किसी तत्कालिक क्रांति का परिणाम नहीं था। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। सुटेबल एग्जाम्पल के साथ इसको आप एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज ए रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ब्रिटेन में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। इन 1801 बोथ आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड वेर फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूके। और 1801 में आयरलैंड और स्कॉटलैंड को दोनों को फोर्सली इनकॉर्पोरेट किया गया यूके में। आपको मालूम है कि 1707 में स्कॉटलैंड को द एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू मिलाया गया था और 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया यूके में। इन अदर कंट्रीज लाइक इटली एंड जर्मनी देयर वाज कॉमन पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, whereas in Great Britain there were various ethnic group with their own traditions and culture। और क्या है कि जो अन्य देश थे लाइक इटली और जर्मनी, वहाँ कुछ कॉमन पॉलिटिकल और कल्चरल ट्रेडिशंस थे, जबकि ब्रिटेन में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ ब्रिटिश, वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश ये सभी थे। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशन और कल्चर थे वह डिफरेंट थे, अलग अलग तरह के थे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
आप इसमें कुछ कीवर्ड्स याद रखेंगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द वियना ट्रीटी ऑफ 1815। 1815 की वियना ट्रीटी के कुछ खास महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो है कि इन 1815 द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया who defeated Napoleon met at Vienna to draw up settlement of Europe and signed the Treaty of Vienna in 1815। 1815 में जो यूरोपियन पावर्स थे जैसे ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने सम्मिलित रूप से नेपोलियन को हराया था, वो सभी वियना में मिले और वहाँ पे वियना की ट्रीटी साइन की गई। दूसरा पॉइंट है द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, और इस कांग्रेस को होस्ट किया ड्यूक मेटरनिक ने, जो ऑस्ट्रियन चांसलर था। अगला पॉइंट है द मेन मोटिव ऑफ दिस कांग्रेस वाज टू अनडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट केम अबाउट ड्यूरिंग नेपोलियनिक वार, और इस कांग्रेस का जो मेन मोटिव वह था कि नेपोलियनिक वार के दौरान आए हुए जो चेंजेस थे, जो परिवर्तन थे, उनको अनडू करना। अगला है द डिपोज्ड बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। बॉर्बन डायनेस्टी, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान गद्दी से उतार दिया गया था, फिर से बॉर्बन डायनेस्टी के किंग को गद्दी पर बैठाया गया। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, और फ्रांस की बाउंड्री के आसपास कई मजबूत राष्ट्रों की स्थापना की गई, कुछ स्टेट्स बनाए गए ताकि भविष्य में फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो पाए। आप इसमें से कुछ कीवर्ड्स याद रखें, आपका आंसर एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अभी आप नीचे देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो ये अगले वीडियो में आपको दूंगा मैं। आप इसको याद करें, जहाँ समस्या हो आप हमें मैसेज लिखें, कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।